सर मैं जानना चाहूँगा वुमेन एंड जो चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है गवर्नेंस में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, ऑफिशियल पूरा सिस्टम बनाया गया, ऑफिसर्स इसके लिए एलोकेट करे गए। अगर आप किसी भी सोसाइटी में जो हमारे वुमेन होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं सबको ही पता है कि वो उनकी कितनी अहमियत है, कितनी इम्पोर्टेंस है। yes. तो इसीलिए आंगनवाड़ी का मेन उद्देश्य क्या है? जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस हैं उनको आप किस तरीके से उनके फ्यूचर को सेव करने में हेल्प करते हैं? कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पे? आंगनवाड़ी वर्कर्स कौन है? यहाँ पर हर बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, चाहे वो अच्छे घर से हों, चाहे वो झुग्गियों वाले हों, चाहे वो जय क्लस्टर के हों। सब बच्चों को यहाँ पे इसलिए हम लोग बुलाते हैं कि एक सिविल सर्वेंट की वाइफ होने के क्या की बेनिफिट्स आपको मिलते हैं? ईशानिका, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते? मैं पहले करता था तो ये मुझे रिपीट करता था। उसको स्कूल ले जाना। कोई बर्ड का स्कूल नहीं होता भाई साहब। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टूडेंटो। यस फ्रेंड्स, आज हम आर डे इन अ लाइफ ऑफ आईएएस डॉक्टर प्रांजल हजारिका सर के साथ शूट कर रहे हैं, जो कि दिल्ली में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के स्पेशल डायरेक्टर हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी अमेजिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हमारे साथ ईशांका सर के डॉटर और ईशानवी दोनों साथ में रहेंगे। ये दोनों बच्चे जो हैं बहुत ही इंटेलिजेंट एंड सुपर डुपर मल्टी टैलेंटेड हैं। सो बहुत ही मजा आने वाला है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. सर, इतने बिजी शेड्यूल में आप अपने जिमिंग के लिए टाइम कैसे निकाल पाते हो और जिमिंग कितना इम्पोर्टेंट है ऑफिसर लाइफ में? मुझे लगता है कि हम लोग की बहुत ही एक्टिव लाइफ ऑफिस में होती है आजकल। किसी भी सिविल सर्वेंट के लिए यू हैव टू बी वेरी एक्टिव और रादर प्रोएक्टिव इन योर वर्क स्फेयर। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आपको मेंटली एंड फिजिकली एंड इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और वो स्ट्रेंथ आपको मेडिटेशन से आएगी, मेंटल स्ट्रेंथ, बट फिजिकल स्ट्रेंथ कि आप हेल्दी रहें, यू आर एबल टू डू वर्क एज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्टिविटीज़ होती है हम लोगों की, जैसे उधर भागना पड़ता है, बिजी स्केड्यूल होता है। तो जिम करना या वर्कआउट थोड़ा बहुत करना, ऐसा नहीं कहता कि बहुत सारे वेट्स उठाने लग गए हैं। नॉर्मल एक्टिव लाइफ रखना जरूरी है मेरे हिसाब से। बाय द वे, आपने डिसेंट फिजिक मेंटेन कर रखी है जो कि कूल लग रही है।
थैंक यू। कितने लोग हैं आप लोग यहाँ पे? आंगनवाड़ी वर्कर्स कौन है? आप लोग। अच्छा, ये लोग, ये ड्रेस सेपरेशन में आप वर्कर्स हो, हेल्पर्स हो, सॉरी। हाँ, अच्छा, थोड़ा दिखा दीजिए मुझे। इधर से पहले से स्टार्ट करते हैं। कहाँ है आप लोगों का घर? कहाँ है आपका? नाम क्या है? अपना नाम बताओ। नाम बताओ, सब अपने अपने नाम बताओ। अपना नाम बताओ। क्या? आपकी? आतिब। अपना नाम बताओ। तुम्हारा क्या है? रियान। अपना नाम तुम्हारा? क्या है? नाम बताओ। बैठ के तो बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बाद में सोइए ना। नाम बताओ, अपना नाम बताओ। नींद आ रही है क्या? नींद आ रही है? हाँ, नींद आ रही है। आपका क्या नाम अपना है? नाम बताओ। हैप्पी। ये खुश रहते हो? क्रच हेल्पर। चलो बाय बाय। चलेंगे नहीं बच्चे। बाय बाय कर दो, बाय करो सारे। बाय बाय। आंगनवाड़ी का मेन उद्देश्य क्या है? जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रंस हैं उनको आप किस तरीके से उनके फ्यूचर को सेव करने में हेल्प करते हो, और यहाँ पर आप क्या क्या ऐसी बेसिक एक्टिविटीज़ करवाते हो जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर वो स्पेशली अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि आपने अभी बताया भी कि यहाँ पे हर तरीके के बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं। जी, यहाँ पर हर बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, चाहे वो अच्छे घर से हों, चाहे वो झुग्गियों वाले हों, चाहे वो जय क्लस्टर के हों। सब बच्चों को यहाँ पे इसलिए हम लोग बुलाते हैं कि ये बच्चे जो स्कूल जाने से पहले एक शिक्षा होती है प्री स्कूल, वो बच्चों को यहाँ पे दी जाती है, जिसमें बच्चे बैठना, खाना, हाथ धोना, ऐसी एक्टिविटी सीखते हैं और एटिकेट सीखते हैं कि उनको कैसे बड़ों से बात करनी चाहिए। तो बच्चों को हम सब कुछ सिखाते हैं उससे Yes. पहले कि बच्चों को अक्षर का ज्ञान, कलर का ज्ञान, ये एनिमल हैं, ये कलर्स हैं, ये क्या है, ये जैसे कोई भी चीज़ दिखा दी हमने, ये पॉट है या ये किचन के बर्तन हैं, हर चीज़ की नॉलेज बच्चों को डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें यूज़ करते हैं उनको बेसिक चीज़ें हाँ सब एजुकेशन दी जाती है। हाँ। राइट। आपका नाम और डिजिग्नेशन? मैं रागिनी सेठी CDPO हूँ ICDS शकूरपुर प्रोजेक्ट में और रानीबाग प्रोजेक्ट। ओके मैम, आप? मेरा नाम ऋतु है, मैं सुपरवाइज़र हूँ शकूरपुर प्रोजेक्ट में। ये SSK मेरे अंडर ही आता है। तो हम लोग जो बेसिकली यहाँ पे हमारा रहता है मेन बच्चों के लिए प्री स्कूल एक्टिविटी का रहता है, और हम लोग जो है बच्चों को स्कूल से पूर्व की तैयारी कराते हैं। जैसे स्कूल में जाते हैं तो बच्चे सिटिंग करने में उनको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, तो हमारा मेन काम वही रहता है कि स्कूल से पूर्व की जो तैयारी है वो हम उनको कराएं। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा ये रहता है कि बच्चों का जन्म से ही, जन्म या हम ये कहें कि जन्म से पहले से जब महिला प्रेग्नेंट होती है वहाँ से हमारी जो है भागीदारी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जो पहले प्रेग्नेंट होती है महिला तो वहीं से हम उनका पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद उनकी बेसिक काउंसलिंग होती है, उनको उनके खान पान के बारे में, उनके टीकाकरण के बारे में, उन्हें अपने स्वास्थ्य को कैसा ध्यान रखना है वो सब कुछ बताया जाता है। ठीक है, और डिलीवरी तक हम उनको ये सारी चीज़ें समझाते हैं। और उसके बाद उनका जो है बीच में खाना जो आता है, THR भी आता है इनका, प्रेग्नेंट का अलग आएगा हमारा। उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो बच्चे को कैसे केयर करनी है, बच्चे की केयर कैसे करनी है और मदर की केयर कैसे करनी है, दोनों बातें ही हम यहाँ पे सिखाते हैं, बताते हैं। ठीक है, उसके बाद जब बच्चा अपना जब 3 साल का होता है तो 3 साल में फिर हमारे यहाँ प्री स्कूल एक्टिविटी जब शुरू होती है तो हम प्री स्कूल एक्टिविटी में उनको खेल खेल में सिखाते हैं। कॉपी पेंसिल हमारी बिल्कुल नहीं चलती है। जो हमारा नॉर्मल प्री स्कूल पैटर्न ये होता है कि कॉपी पेंसिल में बच्चे को लिख के सिखाओ। यहाँ पे कई बार आते हैं पेरेंट्स कहते भी हैं, लेकिन हमारा होता है कि हम बच्चे को खेल खेल में
सिखाते हैं। कोई भी जो भी हम सिखाना चाहते हैं, तरीके का कोई बर्डन ना बच्चा फील करे और खुश होके करे। राइट। आंगनबाड़ी में जो चिल्ड्रन हैं या फिर जो वुमेन हैं जो स्पेशली प्रेग्नेंट हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं हेल्प की जाती है। और साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे इतने सारे मैम और दीदी लोग हैं जो कि एक वुमेन एम्पावरमेंट को भी कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी से सहायता मिलती है। राइट। सो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर बिल्कुल, यहाँ पर हम लोग जो महिला मंडल लेते हैं हर महीने, उसमें हम वुमेन्स को उनके जो अधिकार हैं उनके बारे में उनको समझाते हैं। अगर उनके साथ कोई गलत चीज़ें हो रही है तो उनको कैसे लड़ना है, कहाँ जाना, ये भी सब शिक्षा यहाँ दी जाती है वुमेन्स को। राइट। हाँ, DLSA का सेशन भी होता है, लॉयर आते हैं, मतलब वो पूरा कंप्लीट उनका सेशन होता है, तो समझाते हैं सर। ग्रेट। सो वुमेन एम्पावरमेंट की जैसे बात हो रही है, तो आपको रोजगार मिल रहा है, आंगनबाड़ी में काम करने का मौका मिल रहा है, और आप कहीं ना कहीं इंडिया के जो फ्यूचर है उसको सेव कर रहे हो। जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनका फ्यूचर बनाने में हेल्प कर रहे हो। तो आप लोगों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। बहुत अच्छा लगता है। ये काम करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा फील होता है कि हम सोशल तरीके से एक सोशल वर्कर के रूप में उन लोगों की हेल्प कर पाते हैं जिन्हें हेल्प की एक्चुअल नीड है। राइट। ओके। तो ये हमारा SSK है, वो भी बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट की ही एक स्कीम है। सहेली समन्वय केंद्र कहते हैं इसे। इसके अंदर 4 पिलर्स होते हैं, संवाद, समृद्धि, महिला सहायता प्रकोष्ठ एंड क्रेच। तो ये जो बेसिकली SSK की जो शुरुआत की गई थी वो वुमेन एम्पावरमेंट को देख करके ही की गई थी सर। ओके, थैंक यू सो मच, सच अ लवली एक्सपीरियंस। और आप लोग बहुत अच्छे हो और डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, सोशल वर्क कर रहे हो कहा जाए। डेफिनेटली विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू। थैंक यू, वेलकम। सर अभी WCD के स्पेशल डायरेक्टर हैं और सर 2006 बैच डानिक्स ऑफिसर हैं, और सर का भी हाल ही में प्रमोशन हुआ है IAS के लिए। सो सर आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप थैंक यू सो मच ऑल इंडिया सर्विस में आ गए हैं। ऑल्दो डानिक्स भी उसी ही तरीके की सर्विसेज है, कहीं ना कहीं उसी तरीके के वर्क आपको करना होता है, बस वर्क एरिया इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है कि आपको यूटीज में रहकर ही अपनी सर्विस देनी होती है। ओके। सो आपने उन प्लेसेस पर अपनी सर्विस दी है जहाँ पर जनरली लोगों का सपना होता है कि वो कुछ टाइम स्पेंड करें। सो आप सर्विस के साथ वो लाइफ स्टाइल को कैसे एंजॉय करें? ऑब्वियसली आप कितने ब्यूटीफुल प्लेसेस पे रहे हो, आइलैंड में रहे हो जहाँ हर लोगों का सपना है जो मेन लैंड में लोग रहते हैं। लक्षद्वीप तो बहुत सुंदर है। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी वहाँ पे। हम लोग जब हम फ्री टाइम होते थे जनरली नॉन वर्किंग डेज में, स्पेशली सैटरडेज को और संडे को, हम लोग जो ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स थे हम लोग वहाँ पे स्नॉर्कलिंग एंड स्कूबा डाइविंग करते थे। स्नॉर्कलिंग काफ़ी इजी था करने को, और हम लोग सीख गए, स्नॉर्कलिंग करते थे। और लक्षद्वीप उतना ही सुंदर है जितना कि प्रोबेबली मालदीव्स होगा। और इतना है कि मालदीव्स इज हाईली कमर्शियलाइज्ड, लक्षद्वीप कमर्शियलाइज्ड नहीं है, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो अभी उसमें टूरिज्म को ओपन किया। राइट, मोदी जी गए थे, उन्होंने अपना फोटो डाला। इसके अलावा मैं कभी पोस्टिंग तो नहीं हुई, बट अंडमान भी उतना ही खूबसूरत है, इक्वली ब्यूटीफुल है वहाँ काफ़ी। यस। मतलब अलग वैरायटी आइलैंड्स बहुत ज़्यादा है टूरिज्म के हिसाब से है वहाँ पे। आइलैंड्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं। यस, मैंग्रोव्स फॉरेस्ट। यस, एंड मतलब और शहर भी हैं, पोर्ट ब्लेयर जैसा। तो दे आर गुड प्लेसेस। और कमिंग बैक टू दमन दीव एंड दादर नगर हवेली, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था, बिकॉज वो पोर्टुगीज से कंट्रोल टेरिटरीज थी इनका। 1961 में इंडिया में ये आए हैं। yes. और वहाँ पे काफ़ी हिस्ट्री है, पोर्टुगीज हिस्ट्री अभी भी है। वहाँ के लोगों के सरनेम्स अभी भी पोर्टुगीज नेम्स में हैं। एंड वहाँ पे मैंने काफ़ी एंजॉय किया क्योंकि वहाँ पे फोर्ट्स एक्सेट्रा पोर्टुगीज के टाइम के वो सब थे। तो अपने काम के साथ साथ ये चीज़ें भी हम लोग देख पाते थे। और मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि हम इन टेरिटरीज में पोस्टेड थे, इन टेरिटरीज, दीज टेरिटरीज आल्सो नोन फॉर देयर टूरिज्म पोटेंशियल, एंड हम लोग तो वहाँ थे ही, तो हमारे लिए तो सोने पे सुहागा था। ओके, ग्रेट सर। सर आपने दिल्ली में ADM की पोस्ट पर सर्विस दी है जिसमें कि डायरेक्टली पब्लिक के साथ आपका इंटरेक्शन रहता है। तो कोई ऐसी इंसिडेंट रही हो जिसको आप शेयर करना चाहें, जिसमें आपने, ऐसा कहते हैं ना कि UPSC क्लियर करने के बाद आपको जन सेवा करना है, तो आपको फील हुआ हो कि आपने एक्चुअल में वो काम आप कर पा रहे हैं पब्लिक के लिए? मेरे दिल्ली में जब
पहली पोस्टिंग थी और वो एक लंबी मेरी पोस्टिंग रही है एज एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट 2000 फरवरी 2016 से लेकर के 31 दिसंबर 2018 तक, एंड वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग एडीएम रहा हूँ वहाँ पे। वहाँ मुझे काम करते हुए बहुत मज़ा आया था, बिकॉज वहाँ पे लैंड एक्विजिशन जो ब्रांच होता है वो बेसिकली एडीएम हेड करता है, और वहाँ पे उस टाइम बहुत एक्टिव लैंड एक्विजिशन केसेस चल रहे थे, एंड उसके से रिलेटेड कोर्ट मैटर्स भी थे। बहुत ट्रिकी भी था, बहुत कभी कभी स्ट्रेसफुल भी था, क्योंकि आपको कोर्ट्स में एफिडेविट्स डालने पड़ते थे, और लाइक हफ्ते में ही 15-20 एफिडेविट्स आपको साइन करने पड़ते थे। तो आप जब पढ़ते थे तो धीरे धीरे शुरू में मुझे भी थोड़ा सा घबराहट होता था कि कुछ गलत एफिडेविट मेरे से साइन ना हो जाए, बट बाद में मुझे आ गया कि फैक्ट्स को पहले पढ़ लो, फैक्ट्स के बाद जो लैंग्वेज होती है, लीगल लैंग्वेज होती है, वो लॉयर्स का काम होता है, वो उसी में वो ढाल देते हैं और आप उसको साइन कर देते हो। जब आप कह रहे थे अबाउट मैं उसमें एक मेरा बहुत फेवरेट टाइम रहा है या फेवरेट प्रोजेक्ट रहा है जिसको मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। आज जो द्वारका एक्सप्रेसवे है जो अब फुली फंक्शनल है, उसका एक्विजिशन मैंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए किया था। मुझे उन्होंने कंपनी अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन डेजिग्नेट किया था साउथ वेस्ट के लिए, और वहाँ 2 इंपॉर्टेंट गांव थे, बामनोली और विजवासन, जिनका लैंड बहुत चाहिए था दिल्ली के पार्ट में, ताकि वो द्वारका एक्सप्रेस से पूरा हो जाए। हरियाणा के साइड में तो वहाँ के जो काला थे उन्होंने किया था, और यहाँ से मैंने किया था, और एक एडीएम न्यू दिल्ली ने भी कुछ पोर्शंस किए थे, बट दिल्ली में मेरा पोर्शन ज़्यादा था। एंड मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि वो मेरा वन ऑफ द मोस्ट प्राउड प्रोजेक्ट है, बिकॉज मैंने जो सबसे पहले प्रीलिमिनरी नोटिफिकेशन होता है उससे लेकर के लैंड को हैंड ओवर करना एनएचएआई को मैंने विद इन रिकॉर्ड टाइम ऑफ 10 months दिया था। और आज जब मैं कभी उधर से मूव करता हूँ द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर से, तो कहीं ना कहीं मुझे एक गर्व की फीलिंग होती है कि मैं भी इस डेवलपमेंट में एक पार्ट रहे हैं। राइट, डेवलपमेंट होता है वहाँ पे। राइट सर, जब लैंड एक्वाजिशन की बात आती है तो बहुत बड़े चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इवन ये तो दिल्ली है जो कि यहाँ की लैंड की प्राइस देखें वो बहुत हाई होती है, और कहीं ना कहीं एक्वायर करना मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आप जो रूरल एरिया हैं उनसे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता होगा। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस आपने फेस करे जो लैंड एक्वाजिशन में आपको प्रॉब्लम लगी हो, या फिर एक्चुअल में लगा कि ये सच में चैलेंजिंग था? लैंड एक्विजिशन इटसेल्फ बहुत चैलेंजिंग होता है, स्पेशली दिल्ली जैसे जगहों पे जहाँ पे आपका जो लोग है वहाँ का जो एक्चुअल जो मार्केट रेट होता है वो बहुत हाई होता है जनरली, बट वो क्या होता है कि लोग उसको छुपाते भी हैं, ऑफिशियली वो दिखाते नहीं उन रेट्स को। हाउएवर हम जब एक्विजिशंस करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वहाँ का जो उस एरिया का आइदर सर्कल रेट जो ऑलरेडी डिफाइंड होता है, या फिर वहाँ जो सेल डीड्स हुई हैं पिछले 5 साल में, जैसा कि एक्ट में लिखा हुआ है, उन सेल डीड्स को एसआर ऑफिस से ले करके उनमें से एवरेज आउट करके हम लोग एक्विजिशन के प्राइसेस जनरली पब्लिक को देते हैं, लेकिन उनको वो हमेशा जो मार्केट प्राइस है उससे कम लगता है। तो दिल्ली जैसे जगहों पे जहाँ लैंड की बहुत ज़्यादा आपको वैल्यूएशन है या प्राइसिंग है, जो किसान है या जो भी लैंड ओनर है वो देना नहीं चाहता है, इसीलिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज वो मल्टीपल कोर्ट केसेस करते हैं और उस एक्विजिशन प्रोसेस को रोकने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट बामनोली बिजवासन का जब पहले एक्विजिशन नॉर्मल एक्ट से लैंड एक्विजिशन एक्ट से करने की कोशिश करी थी प्रीवियस एडीएम्स के टाइम पे, वो हो नहीं पाई थी, इसी कारण उसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर करके एनएच एक्ट में वो एक्विजिशन किया गया है, और बिकॉज वो फास्टर और इजियर होता है। राइट सर, मैं जानना चाहूँगा वुमेन एंड जो चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, गवर्नेंस में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि इसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया, ऑफिशियल पूरा सिस्टम बनाया गया, ऑफिसर्स इसके लिए एलोकेट करे गए? अगर आप किसी भी सोसाइटी में जो हमारे वुमेन होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं, सबको ही पता है कि वो उनकी कितनी अहमियत है, कितनी इम्पोर्टेंस है। तो इसीलिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना जो सिर्फ वुमेन एंड चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में ही फोकस करे, उनके स्कीम्स होते हैं जहाँ उनके बेटरमेंट के लिए उनको चीज़ें सहूलियत से मिले,
स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ के वुमेन एंड चिल्ड्रन होते हैं। तो इसीलिए ये मेरे हिसाब से वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट एक बहुत ही अहम डिपार्टमेंट होता है किसी भी गवर्नमेंट का। एंड लोगों को लगे ना लगे, ये इसका अपना ही एक अलग इम्पोर्टेंस है। यस सर, गवर्नमेंट के कोई ऐसे प्रोजेक्ट या स्कीम्स होंगे जो कि डायरेक्टली जो वुमेन है या चिल्ड्रंस हैं, जो वुमेन है या चिल्ड्रन हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट करते हो और लोगों को यूजली पता नहीं है। गवर्नमेंट्स बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स रन करते हैं, बट थ्रू आउट द टाइम कई बार वो चीज़ें उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट में बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के होते हैं। मैं उनको सिर्फ बहुत क्विकली सिर्फ नाम ही ले पाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। सक्षम आंगनवाड़ी एक प्रोजेक्ट है जिसमें आंगनवाड़ी किसी भी एरिया के वहाँ के जो छोटे बच्चे होते हैं 0 से 6 ईयर्स के बच्चे, उनको वहाँ पे उन्हें पूरे दिन उनको लाइक ए क्रैच उनको रखा जाता है। और उनको मतलब उनको अपार्ट फ्रॉम न्यूट्रिशन दिया जाता है जो कि हाईली मतलब अंडर लॉट ऑफ स्क्रूटनी होती है, उसमें चेकिंग होती है, फूड की टेस्टिंग। आज हम गए भी थे आपके साथ, आपने फूड भी खा के टेस्ट करके आपने चेक भी किया क्वालिटी ऑफ फूड, क्योंकि हम लोग को टेस्ट करना चाहिए एज एन ऑफिसर। मुझे लगा कि आप शायद यहाँ पे वो पूरा प्लेट था पूरा नहीं खाएंगे, आप पूरा ही कंप्लीट किया आपने फूड, क्योंकि वही चीज बच्चे खा रहे हैं तो वो खाने लायक होना चाहिए, इसलिए मैंने खा के टेस्ट करके देखा और मुझे अच्छा ही लगा था। इनफैक्ट मैं नोट पे लिख के भी आया था कि फूड इज गुड, राइट। ऑल्दो काफी अच्छा वो कह सकते हैं आंगनवाड़ी था, छोटा था हालांकि दिल्ली के हिसाब से कुछ इसी तरीके के आंगनवाड़ी रहते हैं। जो स्टाफ थे वहाँ पे वो सच में अमेजिंग थे सर। ऑल्दो मैंने आपके पहले पहुँच गया था और उससे आपके बाद भी मैंने उन लोगों से बात करी काफ़ी, तो दे आर वेरी कॉर्डियल और काइंड ऑफ सीरियस, हाँ, कि हमें बच्चों की और जो वुमेन्स हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। They are very yes, वो देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बिकॉज दैट शोज कि हमारे जो स्टाफ है जितना इम्पोर्टेंस इस डिपार्टमेंट का है, उनको उसी डिपार्टमेंट की इम्पोर्टेंस और अहमियत का ज्ञान है, तभी वो भी डेडिकेटेड वे में वहाँ काम कर रहे थे। क्योंकि आप एक डिपार्टमेंट में अगर होते हैं, और डिपार्टमेंट की शोभा तभी बढ़ती है जब आपके जो स्टाफ होते हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट होते हैं, वो अगर डेडिकेटेड और डिवोटेड वे में काम करें तो ही आप अपने स्कीम्स को पहुंचा सकोगे। बिकॉज हम एज ऑफिसर्स ऊपर के लेवल पे होते हैं, सुपरविजन के लिए होते हैं, टू इम्प्लीमेंट करने के लिए होते हैं उसका, लेकिन ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन तो नीचे के स्टाफ से ही होता है। राइट सर, मॉर्निंग से आपके साथ है, आपको मैंने अभी देखा कि आपने लॉट्स ऑफ फाइल वर्क डन किया, देन उसके बाद एक सीनियर मीटिंग हुई आपकी ऑफिशियल्स, देन आपने एक आंगनबाड़ी विजिट किया हमारे साथ। उसके अलावा सर क्या ऐसा वर्क रहता है जिसमें आप अपने आप को थ्रू आउट द टाइम पूरा दिन बिजी रखते हैं एज अ ऑफिशियल वर्क में? क्योंकि आईएएस ऑफिसर या फिर जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, तभी कह सकते हैं जो हमारी कंट्री की गवर्नेंस है या फिर सिस्टम है वो अच्छे से काम कर पा रहा है। हम एज एन ऑफिसर, हम सबका, सभी लोगों का ना एक दिनचर्या होता है, एक पर्टिकुलर डे होता है। जैसा आपने मुझे देखा था, आज सुबह मैं थोड़ा सा वर्कआउट करने गया था क्योंकि आई वांट टू फील हेल्दी एंड कम बैक। उसके बाद हम ऑफिस में जैसे आते हैं तो जनरली हम लोग के वेरियस प्रोजेक्ट्स होते हैं, वेरियस स्कीम्स होते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन में हमारा रोल रहता है। तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट में बेसिकली फाइलिंग सिस्टम होती है, जो प्राइवेट सेक्टर में आप लोगों को प्रॉब्ली नहीं दिखती होगी। तो सब कुछ फाइल पे आता है, एक साइड में नोट बना आता है ग्रीन कलर के शीट्स में, और दूसरी साइड आपके कॉरेस्पॉन्डेंसेस होते हैं उससे रिलेटेड। तो हम लोग ये नोटिंग्स को पढ़ करके, फाइल्स को पढ़ करके हम लोग स्कीम्स की इम्प्लीमेंटेशंस या कोई भी गवर्नमेंट का काम होता है वो किया जाता है। फाइल्स के अलावा अब गवर्नमेंट काफ़ी मॉडर्न भी हो गई है, हमारे यहाँ पे ई ऑफिस में भी सिस्टम चलता है। तो फाइल लेस गवर्नेंस बोल सकते हैं, जिसमें कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली उन फाइल्स को पुश करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली उनको हम लोग ऑनलाइन करते हैं। अभी हमारे यहाँ पे दोनों ई फाइल एज वेल एज फिजिकल फाइल दोनों सिस्टम चल रहा है। राइट, ग्रेट। अपार्ट फ्रॉम ऑफिशियल वर्क, सन ने 2 बुक भी राइट करी है। इनफैक्ट ये जो आप क्लूलेस एस्पेरेंट देख रहे हैं बुक,
ये डायरेक्टली यूपीएससी एस्पिरेंट को लेकर ही बुक लिखी है। जैसे आपने और भी बहुत सारे नोवेल पढ़े होंगे जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लाइफ स्टाइल को लेकर, ओआरएन को लेकर, मुखर्जी नगर को लेकर स्टोरीज हैं। तो कहीं ना कहीं सर ने इसमें उन चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एक नई स्टोरी इसमें बनाई है। और ये देख सकते हैं कि एक और बुक है, ऑल्दो ये थोड़ा यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा अलग सिनेरियो में लाइफ को देखते हैं तो उसमें ये बहुत कह सकते हैं आपको हेल्प करेगी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। सो फायर फाइल्स इन दी बैकयार्ड। सर मैं सबसे पहले इसके बारे में जानना चाहूँगा आपसे कि इसमें एक्चुअल में एक शॉर्ट में स्टोरी बताइए, ऑल्दो वो हमने घर पे डिस्कशन करा है कि कैसे क्या रहा इसका बुक का। क्लूलेस एस्पिरेंट जो मेरी किताब है ये अभी रिसेंटली सृष्टि पब्लिशर्स से पब्लिश हुई है February 9th 2026 को। ऑलमोस्ट 1 महीना क्रॉस हो गया है। बुक का मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है। ये बेसिकली ऑल्दो इट इज़ अ बुक रोमांटिक लव स्टोरी है बैकग्राउंड में, लेकिन ये बैकग्राउंड एक एस्पिरेंट का है जो दिल्ली आता है असम से। कैरेक्टर का नाम समर शर्मा है और वो दिल्ली में राजेंद्र नगर में लैंड करता है और आगे सिविल्स की प्रिपरेशन करता है। तो कहीं वो समर शर्मा प्रांजल हजारिका तो नहीं थे? वो समर शर्मा प्रांजल हजारिका मुझे लग रहा है उसके लिए किताब पढ़नी पड़ेगी। उसके लिए आप किताब पढ़िए और जानिए, जो मुझे पर्सनली जानते हैं कि वो मेरी स्टोरी है या किसी और की स्टोरी है। बट ये किताब बेसिकली, इस किताब में ये सिर्फ एक नॉवल नहीं है कि मतलब स्टोरी नहीं है। इसमें मैंने जो जनरली हम लोग जब एस्पिरेंट होते हैं, खुद सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशंस मिलती नहीं है। स्पेशली जब मैंने अपनी तैयारी 2000 में स्टार्ट की थी, 2000 से 2005 तक मैं एग्ज़ाम अपीयर कर रहा था। उस टाइम मैं ढूंढ रहा था कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हो जो आईएएस निकले हो, जिनसे मैं इंटरेक्ट करूं, उनसे एडवाइस लूं, गाइडेंस लूं, बट वो इजीली अवेलेबल नहीं था। आज की डेट में फिर भी ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है। उस जमाने में नहीं होता था, आपको कोचिंग क्लासेस पे भी डिपेंड करना पड़ता था। तो इसी बैकग्राउंड को सोच के कि मटेरियल्स अवेलेबल नहीं होते थे 2000 में, उस बैकग्राउंड में मैंने ये किताब लिखी थी। और जब मेरा सिविल्स में फाइनली सिलेक्शन हुआ था 2005 के एग्ज़ाम में, तो मैंने सोचा था कि कभी ना कभी कुछ साल बाद मैं ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस जो मैंने राजेंद्र नगर में कुछ महीने रह के बिताए हैं उसको मैं किसी किताब के रूप में लिखूंगा, और वो फिर मैंने अब जाके अकम्प्लिश किया है। अमेजिंग। ईशानिका कम ईशानी कह रहे हैं मेरा नाम ईशानिका है, लेकिन ज़्यादातर लोग मुझे ईशानिका से ईशानिका। आपको अच्छा नहीं लगता होगा फिर तो, है ना? दोनों ने सेम सेम कपड़े पहने हैं। ईशानका, ईशानवी। ईशानका एंड ईशानवी, बस आ और ब्यूटीफुल नेम। हाँ, दैट्स अ ब्लेसिंग। ये तो बहुत बढ़िया चीज है। ईशानिका एंड ईशानवी से हेलो। हेलो। सो अभी ये दोनों लोग वंदे मातरम सिंग एंड प्ले करने वाले हैं कैसियो पर, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आप देखो। स्टार्ट। मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुवदां बलदां
आपको बहुत अच्छा गा रहे हो, बहुत अच्छा। यू आर ऑलरेडी स्टार्स। उनका वॉइस बहुत ये है छोटी वाली का। वो तो हमेशा स्कूल में कोयर में सिलेक्ट होती है। वाओ, वेरी गुड। इसको क्यों लिखा है? दैट लाइन। यो इसको क्यों लिखा है? इसके साथ क्या करना है? इनसे बातें करके दिखाओ। बातें करके दिखाओ। इनसे बातें करते हो ना आप? हाँ। क्या नाम है इनका? इसका नाम एमरल्ड है, इसका नाम क्या था? रूबी है, इसका नाम ग्रेस है, इसका नाम क्या था? चेरी है, इसका नाम रायन है, इसका Amazing. है, इसका जेड है। सुप्पो। जेड। पापा को रायन कब लेकर आए हो इनको? याद नहीं। याद नहीं। 5 months back। पापा ने लाया ना इसलिए याद नहीं है। ओके ओके। ये न्यू टॉयज है, ये और ये न्यू टॉयज है। हाँ। इन लोग को पसंद है। IIT हूँ 1984 से ही यहीं से पढ़ा हूँ, क्लास 4th में था। हम पहले अरुणाचल से आए थे, मेरे फादर इज़ अ डॉक्टर। ओके। और इसी सोसाइटी में ही रहते एक दूसरे घर पे। तो वी आर 3 ब्रदर्स एंड तब से हम लोग दिल्ली में हैं, कभी बाहर नहीं गए हैं। आई हैव स्टडीड माई स्कूल फ्रॉम DAV पब्लिक स्कूल कासपुरी, followed by my graduation, post-graduation in Delhi University from Kirodimal College. वाओ, अमेजिंग। Then मैंने अपनी PhD भी करी है जेनेटिक्स में साउथ कैंपस से। ओके। और उसके बाद मैं US भी गया था, USDA में लैब में काम भी कर रहा था। बट क्योंकि पैरेलली मैं सिविल्स के एग्जाम्स दे रहा था, जब मेरा सिलेक्शन हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था 2006 का 6 में हुआ था, देन आपका 2010 था। तो उस दौरान मैंने अपनी PhD भी कंप्लीट कर ली। वाओ, अमेजिंग। एंड आई केम बैक टू कंप्लीट माय जॉइन। राइट। ओके मैम, आपके बारे में बताइए। मैं एक्चुअली वो आसाम से एक नौगांव बोल के डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरी स्कूलिंग और कॉलेज उधर से ही है। फिर मैंने MBBS किया, फिर उसके बाद फिर शादी हो गई। उसके बाद मैंने PG किया। एक्चुअली शादी के बाद ही PG किया था मैंने। वाओ, तो सर ने आपको अलाउ किया PG वगैरह करने? सपोर्ट भी किया या अलाउ करने के साथ साथ? इसमें तो बहुत सपोर्टिंग है। अवेयर आल्सो। उसमें तो अवेयर भी थे बहुत। मैं थी मैं थी लखनऊ में और सर थे लक्षद्वीप, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। यस। अभी आप डॉक्टर हैं? यस। सो मैम, आपके वर्क प्रोफाइल के बारे में बताइए थोड़ा। हाँ, मैं एक्चुअली अभी जब उनकी ट्रांसफ़र होते हैं तो मैं उधर ही चली जाती थी। ओके। जब मैंने वो लक्षद्वीप पोस्टेड था तो आई हैव कंप्लीटेड माय PG। ओके। तो उसके बाद मैंने कोचिंग में काम किया 7.5 months। उसके बाद वो ट्रांसफ़र होकर आई दिल्ली में। तो उसके बाद मैंने दिल्ली में भी काम किया। तो ड्यूरिंग थोड़ा सा सम पीरियड मेरा गैप भी गए थे। ओके। ड्यू टू द प्रेगनेंसी। हाँ। तो उसके बाद फिर मैं अभी तो दिल्ली में ही गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में जॉब में हूँ। ओके। कौन से डिपार्टमेंट में? मतलब एनेस्थीसिया। ओके मैम, ग्रेट। बच्चों, आप बताओ अपने बारे में। कौन से क्लास में हो? नाम क्या है आपका? Okay, so my name is Ishanka Hazarika. I am 7 years old. I'm gonna be 8 years old in 8 April. Wow. Class? I was born in 2018. 8 April. 8 April. And my school name is? My school name is Mount Carmel School, Dwarka, Sector 22. Wow. My name is Ishani Hazarika. I am 9.5 years old. I study in 4th and I will go to 5th at April. My birthday is on? My birthday is on 20th of October. And I was born on 2016. Okay. And your hobbies? Your hobbies? My hobbies are dancing, singing, playing kisan. playing, कैसे? But not studying. Hobbies? My hobbies is to dance, sing, do crafts, fun activities,
and Do fight also. Huh? and sometimes create explore new things. Wow, lovely. Very lovely. So, तुम दोनों में फाइट कौन स्टार्ट करता है फर्स्ट? Sometimes she, sometimes me. But ज़्यादातर मैं करता हूँ. बट सी इज योर बिग सिस्टर ना? Yes, but I don't call her दीदी. सर आपके जो डॉटर्स के हॉबीज़ हैं वो तो काफ़ी अमेजिंग है और मल्टीपल हॉबीज़ एंड स्किल्स दे हैव. सो सर आपके हॉबीज़ क्या है? मेरे हॉबीज ऑलमोस्ट सिमिलर है उन्हीं की तरह. आई ऑल्सो लाइक टू सिंग. तो मैं आजकल टाइम नहीं मिलता, वरना पहले कॉलेज लेवल तक स्टेज वेज पे भी गाता था. वाओ. तो आजकल ज़्यादातर मैं अपने आप को रीडिंग एंड राइटिंग पे ही सीमित करके रखा हुआ है. तो क्योंकि राइटिंग तो आप आराम से घर में बैठ के भी कर सकते हो, लिख सकते हो. तो दैट इज़ वाई राइटिंग ज़्यादा प्रोमिनेंटली आजकल कर रहा हूँ. राइट. तभी आपने अच्छा लगता है नए प्लेसेस पे जाना एंड हाँ न्यू क्यूजीन्स ट्राई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है. अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूजीन्स और नए खाना खाना एंजॉयबल होता है. सो दे आर ऑल्सो लाइक they like Italian food. उनको इटालियन ही पसंद है. सो आई थिंक आप सिंगिंग, आपने बोला कि आपने स्टेज लेवल पे भी कर रखा है, तो आई गेस आपको कोई एक दो लिरिक्स तो आई थिंक सिंग करनी चाहिए. जो मुझे एकदम से याद है गा लेता. हाँ. एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा. बच्चों बीजीएम दो. रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा. मेरे हसीन कातिल मैं तेरा नाम लूंगा. हाँ तेरा नाम लूंगा. मैं तेरा नाम लूंगा. Okay ma'am, so which role do you like most in your husband, like husband, father या फिर civil servant? The most Yeah. the most तो फादर ही अच्छा लगता है. Amazing. लेकिन जो भी हो वो तो टाइम तो निकालते ही है. यानी he is trying best. Okay, sir, so same questions. Which role do you like the most? My answer is also same only. I mean, after you have kids and all, I think any man would love to be father. And I feel very blessed because I have 2 daughters. Yes. And आप सभी को पता होता है कि daughters अपने mother से ज़्यादा father से attached होती हैं. उनको ज़्यादा pamper करती हैं अपने parents को. तो parents में से तो मैं तो I feel totally blessed कि I got 2 daughters. Yeah. Usually sir, daughters in India only, mainly अगर देखें तो हर किसी को रहता है कि उनका सन होना चाहिए. सो आपके पास 2 डॉटर हैं, तो आपने कभी ऐसी कमी नहीं लगती कि आपके पास सन होना चाहिए था? कहते हैं ना कि जो सन होता है वो जनरेशन को आगे लेके जाते हैं, ऐसे काइंड ऑफ. हम मतलब वी बिलोंग टू असम. तो असम में ना इस तरह का एक रिजिड आइडिया भी लोगों में नहीं है. दूसरी बात मतलब मैंने इतना इसको सोचा नहीं कभी भी दैट वे. इनफैक्ट हमारे फैमिली में मेरे ब्रदर भी है, उनके भी 2 डॉटर्स ही हैं. वाओ, लवली. वैसे हम 3 लड़के थे फैमिली में. अब हमारे नेक्स्ट जनरेशन में ऑल गर्ल्स ही है. सो वी हैव 4 डॉटर्स अमंग अस एंड आई फील ब्लेस्ड टू हैव डॉटर्स ओनली. कभी कमी ऐसा फील नहीं हुआ. राइट. अमेजिंग. बाय द वे आपके जो डॉटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल और काइंड ऑफ काफ़ी स्टूडियस भी हैं. दे हैव मल्टीपल स्किल्स. है ना बच्चों? ईशानिका, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मुझे रेडर सिंगर बनना है, कोई फॉरेस्ट ऑफिसर बनना है. वाह. फॉरेस्ट IFS ऑफिसर है. मुझे सिंगिंग और एनिमल्स को अलग तरीके से एनिमल्स को फीडिंग करने में अच्छा लगता है. वाह, लवली. तो मुझे पपीज पसंद है. Oh, मैंने बोला so था cute. मम्मा को जब पप्पी देते, लेकिन मम्मा बोलती है पोटी कौन साफ करेगा उसका. वाह वाह. मैंने बोला मैं कर दूंगी. तब मम्मा बोल रही थी तुम झूठ बोल रही हो, उसको तब नहाना पड़ेगा, तब पढ़ भी नहीं पाएंगे ना, पढ़ने का मन नहीं जाएगा. So cute, so cute. तो पापा ने बोला जब थोड़ा सा
बड़ी हो जाऊंगी तभी दिला देंगे, जैसे 15 को 14 इयर्स में। ओके, सो यू वांट टू बिकम अ सिंगर ना? सो हिंदी और इंग्लिश? इंग्लिश। मैं लंदन जाऊंगा। लंदन जाओगे आप? ओके, लवली। ईशानवी, नाउ व्हाट यू वांट टू बिकम? I want to be a singer and an author. Oh, so singer are common, है ना? Author like पापा। Yes. सर आपने जो बुक लिखी है क्लूलेस एस्पिरेंट, सो वो एक आपके हॉबीज़ का पार्ट रहा है। सो यूजुअली हर कोई बुक लिखना चाहता है जनरली, और बच्चों को तो रहता है कि हम बड़े होकर ऑथर बनेंगे। ऑथर एक अपने पर्सनालिटी में ऐड करना, जैसे आप डॉक्टर भी है, आईएएस भी है, ऑथर भी हो गए अब। सो बुक का एक आपके माइंड में बैकग्राउंड कैसे डेवलप हुआ कि मुझे इस तरीके की बुक लिखनी है? ऑल्दो आपने बताया कि आप प्रिपरेशन टाइम से था कि आप कुछ ऐसा करेंगे, बट वो सडनली उसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। नहीं, मैं इसको ऑलमोस्ट 4 इयर्स तो हो गया था राइटिंग करते करते। जब मैं दमन में ट्रांसफ़र हुआ था 2019 में, उसके बाद से मैंने इसको लिखना शुरू किया था। दमन में यहाँ से थोड़ा ज़्यादा टाइम मिलता था क्योंकि ऑफिस और घर बहुत दूर नहीं होते थे, तो अराउंड 7:30 दमन में हम घर आ ही जाते थे, 7 o'clock मोस्टली। तो उसके बाद कभी कभी रात को जब मन करता था तो आई यूज्ड टू राइट, स्पेशली वीकेंड्स में मैंने लिखा है काफ़ी। तो कोई भी बुक लिखने से पहले, जैसे मेरी बुक का नाम है क्लूलेस एस्पिरेंट, तो लिखने से पहले बुक का पहले तो पूरी स्टोरी का फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। तो पहले ही पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बना के रखा था ऑलमोस्ट, और बट धीरे धीरे ऑफ कोर्स चैप्टर्स ऐड होते गए, तो जब कुछ न्यू आइडियाज़ आते रहे तो स्टोरी में वो थोड़ी बहुत चेंज करते 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 वो बनी। और एंडिंग एक्चुअली मैंने बहुत बाद में एंडिंग जो लिखी है उसकी थोड़ी यूनिक है, अगर लोग पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा। एंड तो वो बहुत लास्ट में मुझे आया कि मुझे इसकी एंडिंग कैसी करनी है, तो मैंने वैसे ही उसकी एंडिंग करी है अल्टीमेटली, अलग टाइप से। एंड इनफैक्ट ये जो बुक है ना, अभी क्योंकि हम तो इतने नोन ऑथर्स हैं नहीं, फेमस लोग हैं नहीं, तो बहुत डिफिकल्ट होता है पब्लिशर से पब्लिक करवाना, पब्लिशर से पहले तो पब्लिश करवाना है, उसमें भी स्ट्रगल किया था ऑलमोस्ट 2 साल तक। फाइनली सृष्टि पब्लिशर ने एक्सेप्ट किया इसको। तो अब ये उसके बाद आने के बाद भी इट इज़ नॉट सो इजी टू मार्केट या प्रमोट बुक्स, and especially for unknown authors or new authors like us. Yes. तो I'm trying my best कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे ये स्टोरी, जिससे not only मतलब it's not only a story or love story in the background of civil service preparation, but at the same time it also gives, मतलब इसमें एक रिफ्लेक्शन है किसी को हाउ टू प्रिपेयर, कैसे अपने को इमोशनली स्टेबल रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है अंडर डिफ़िकल्ट ट्राइंग सिचुएशन, जो कि ये कैरेक्टर समर शर्मा वाज गोइंग थ्रू, एंड कैसे डिस्ट्रैक्शंस आ सकती हैं डिफरेंट स्टेजेस में, जिससे आपका सिविल्स में फेलियर भी उसको हुए इनिशियली, एंड लेटर ऑन उसने अपने आप को कैसे गेट टुगेदर किया, हाउ डिड ही गैदर हिमसेल्फ टोटली, and finally he was able to make it. And then उसके बाद सेकेंड पार्ट में उसका दूसरा पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज एन ऑफिसर जो चल रहा था उसके लाइफ में, वो उस पे पार्ट है, सेकेंड पार्ट। वाह, लवली। ओके, सो जो बुक है सर की क्लूलेस एस्पिरेंट, इसका लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि सर ने काफ़ी उसमें एफर्ट्स लगाए और अपने एक्सपीरियंस को टोटली डाला है, सो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। सो जाकर आप देख सकते हैं बुक को। ओके मैम, इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि ये 12th फेल वाली स्टोरी है क्या, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये 12th फेल जैसा स्टोरी ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में लगेगा, बट बाद में टुवर्ड्स द एंड थोड़ा स्टोरी इज़ डिफरेंट, तो इसको भी आप पढ़ के देखें ताकि उससे अलग लगेगा आपको। राइट, एग्जैक्टली। ओके मैम, एक सिविल सर्वेंट की वाइफ होने के क्या की बेनिफिट्स आपको मिलते हैं? एक्चुअली ऑल्दो आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन हैं, बट ऑल्दो कई बार होता है कि एक अलग से रिकॉग्नाइजेशन या फिर थोड़ा बहुत प्रेस्टीज तो मिलता है। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वो सिविल सर्वेंट जो है
दे आर द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल पर्सन इन द सोसाइटी। और वही सोचकर ही मैंने शादी किया था actually, है ना। तो जो अपनी सोसाइटी के लिए इतना कर सकते हैं वो तो अपनी फैमिली के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और इस मोस्ट रेस्पेक्टेबल जॉब भी है। ओके, तो वही है। बेनिफिट्स की बात है। Hope you like our singing and our papa's video. Please subscribe to the channel.